हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आप सबने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी किसी प्रोडक्ट के प्राइस कम होते हैं, प्राइस गिर जाते हैं, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। आप भी ऐसा ही करते होंगे कि जब प्राइस फॉल हो रही है किसी भी प्रोडक्ट की, तो आप उसे बाय करने चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और हर बार ऐसा नहीं भी देखने को मिलता, क्योंकि कुछ हद एक्सेप्शंस ऐसे हैं जहाँ पे प्राइस के अकॉर्डिंग डिमांड नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंटली आईफोन लॉन्च हुआ तो आपने देखा उसकी ऑब्वियसली कॉस्ट ज़्यादा है, बट स्टिल देयर इज़ अ डिमांड, उसकी डिमांड है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स कहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है? ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, कि प्राइस फॉल होती है हमें तब डिमांड करना है, या कुछ हद हमें एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बेसिक नीड की चीज़ें हैं, आपको खाना खाना है तो आपको खाना है, उसकी प्राइस चाहे जितनी भी हो, ठीक है? तो ये कुछ हद एक्सेप्शंस भी हमें देखने को मिलते हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में इस एक्सेप्शंस के, या ये क्यों होता है कि जब प्राइस फॉल करने का आप वेट करते हो और फॉल होने के बाद आप उस गुड को परचेज़ करने जाते हो, और ये फ़र्क करता है डिमांड के ऊपर। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम जो कॉन्सेप्ट कवर अप करने वाले हैं वो है लॉ ऑफ डिमांड। जी हाँ, ये लॉ है, फिक्स्ड है। और लॉ ऑफ डिमांड जो है, आप ऑब्वियसली आपको बार-बार ये रिमाइंड कराता है कि अपनी पॉकेट चेक करो, डिमांड देखो, गुड्स देखो और उसके बाद जाओ उसे परचेज़ करने। तो क्या है कंप्लीट स्टोरी अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड, उसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक मीनिंग क्या है लॉ ऑफ डिमांड की, एजम्पशन क्या है, डिमांड कर्व क्या है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, एक बेसिक आइडिया लेंगे। कौन सा ऐसा रीजन है जो हमारे डिमांड कर्व को, ये लॉ ऑफ डिमांड को इफेक्ट कर रहा है, और उसके एक्सेप्शंस। फॉर एग्जांपल, अभी हमने आईफोन का जैसे एग्जांपल लिया। लेकिन इस पर्टिकुलर सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई बिलीव आपने जो कॉन्सेप्ट है बेसिक बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड के से पहले आपको डिमांड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको डिमांड नहीं क्लियर है, या आपको थिन लाइन भी डाउट है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और हर एक जो सेशन में हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, हम नया सिखाते हैं और आप नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड को समझने के लिए अगर आपने डिमांड को कवर अप नहीं किया, तो आप उस सेशन को कवर अप कर लें। इसकी जो प्लेलिस्ट है हम आपको शेयर कर देंगे, और डिमांड को कॉन्सेप्ट आप जो है कवर अप कर सकते। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि भई जब पैसा गिरने का आप वेट करते हैं और आप चले जाते हैं शॉपिंग करने। तो ये लॉ क्या बोल रहा है? हम हर चीज़ को कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है? हर चीज़ को कांस्टेंट मानते हैं, लेकिन सिर्फ़ प्राइस पे फ़ोकस करते हैं। तो लॉ ने किस पे फ़ोकस किया? सिर्फ़ प्राइस ऑफ द गुड्स पे फ़ोकस किया, कि अगर प्राइस पे फ़र्क दिखता है, तो हमें क्वांटिटी डिमांड पे भी साइमल्टेनियसली फ़र्क देखने को मिलता है, ठीक है? यानी अगर प्राइस हमारा गिरा, तो क्वांटिटी बढ़ जाती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ये हमें क्या दिख रहा है? एक अपोज़िट रिलेशनशिप दिख रहा है। अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस गिरे, तो आप खुद कहते हैं ना, चलो आज ऑफर लगा हुआ है, प्राइस कम है, हम इसे बाय कर लेते हैं। तो जब भी प्राइस गिरा, क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। अपोज़िट रिलेशनशिप दिख रहा है, तो इसे हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। आई बिलीव आपको इसमें कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं हो रही हो। आप इसे अंडरस्टैंड, देखिए हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है और फिर उसके टर्मिनोलॉजीज़ को रीड करना है, उसके वर्ड्स को रीड करना है, ताकि एक अच्छी वोकैब्युलरी बन सके और आप एक अच्छा आंसर लिख सकें, ठीक है? तो पहले तो हमें कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है? तो आपको कुछ रटना नहीं है यहाँ पे, अंडरस्टैंड करना है और मल्टीपल रीडिंग्स देनी है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या हुआ? जब भी प्राइस गिरा, उसकी डिमांड बढ़ गई। ये हमें क्या देखा? दोनों के बीच में अपोजिट रिलेशनशिप, जिसे हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। सेटिस्फाई? यानी अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? डिमांड फॉल हो रही है। हमने बोला बाकी सारी चीजें कांस्टेंट लेकर के चलेंगे, अदर थिंग्स कांस्टेंट, ठीक है? तो वो अदर थिंग्स में क्या आ गया? हमने ऑलरेडी ये फैक्टर्स अंडरस्टैंड किए थे कि कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे डिमांड को फ़र्क करते हैं। सो आई बिलीव वो सेशन भी आपने देख लिया होगा। तो वही फैक्टर हमारे लॉ ऑफ डिमांड में भी आ जाते हैं, जो फैक्टर्स ऐसे हैं कि हमें मान के रखना है कि वो कांस्टेंट है। तभी हम कंपेयर कर पाएँगे कि प्राइस का डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो अदर फैक्टर्स क्या हो गए? लाइक प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो या सप्लीमेंट्री गुड्स हो, ठीक है? इनकम कितनी है कंज्यूमर की, तो इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर फ़र्क करता है। टेस्ट एंड प्रेफ़रेंस क्या है कंज्यूमर का, पॉपुलेशन कैसी है, और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो डिमांड को फ़र्क करते हैं, वो आपके कांस्टेंट मान लिए जाएँगे और प्राइस से कंपैरेटिव स्टडी होगी, ठीक है? सो आई बिलीव ये बेसिक री आइडिया बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड है क्या, और कौन-कौन से अदर फैक्टर्स हैं जिनको हम कांस्टेंट मान करके चल रहे हैं, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो एक बार क्विक रीडिंग कर लेते हैं, ताकि आपको एक टर्मिनोलॉजीज़ मिल जाए, ठीक है? द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट other factors being constant, तो other factors being constant which is also called as ceteris paribus, ठीक है?
price and quantity demanded of any good and service are inversely related to each other. Inversely means you can also say that it is a opposite or a negative related. ठीक है? When the price of a product increase, the demand for the same product will fall. Clear? Other factors remaining constant, the other factor are assumed to be equal or constant are price of related commodity, it may be a complementary goods or a substitute goods, income level of consumer, taste and preference of consumer, population aspect, other factor which influence the demand. सो आई बिलीव यहाँ तक अभी जो हमने डिस्कस किया ये आपको क्लियर हो चुका हो और इसकी आपको ये अच्छे से टर्मोलॉजीज मिल गए. ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एजम्पशंस. अब हमने भाई एजम्पशन क्या मान रहा है, लॉ के पीछे क्या एजम्पशंस रखेंगे. कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं होगी, वो अनचेंज रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी. टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होने वाला है, वो भी अनचेंज रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. जो भी सब्स्टिट्यूट का प्राइस है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस है वो भी अनचेंज रहेगा. फ्यूचर में कोई भी चेंज नहीं होने वाला, कोई उसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे. ठीक है, फैशन में भी कोई चेंज नहीं, यानी कि जिस चीज को हमने बोला प्राइस के अलावा बाकी चीजें कांस्टेंट, वो सारी चीजें हमारी हो गई एजम्पशंस. ठीक है, तो एक बार क्विक रीडिंग ले लेते हैं हम एजम्पशंस की. कंज्यूमर इनकम रिमेन अनचेंज्ड, taste and preference of consumer remain unchanged, price of substitute goods and complementary goods remain unchanged. There are no expectations of future changes in the price of the commodity. There is no change in relation in the fashion of the commodity, etc. So why we use the etc? It's just because there are n factors other than price of the commodity which affect the demand. We take all those factors as constant or unchanged. Clear? सो आई बिलीव यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका हो. चलिए, एजम्पशंस के बाद हम देख रहे हैं कि एग्जाम्पल है कि भाई ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, ये आप एज अ कंज्यूमर आपकी चॉइस को दिखाता है. आपका चॉइस कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है जब भी आपके सामने प्राइस आता है. ऑब्वियसली कुछ प्रोडक्ट एक्सपेंसिव लगते हैं, लेकिन कुछ लोगों को वही प्रोडक्ट कॉस्ट की जगह, उस प्राइस की जगह उसकी क्वालिटी मैटर करती है, इसलिए हम इस लॉ का एक्सेप्शंस भी देखेंगे. तो लॉ ऑफ डिमांड क्या एक्सप्लेन करता है कि कंज्यूमर की जो चॉइस है, उसका जो बिहेवियर है, वो प्राइस चेंजेस की वजह से देखने को मिलता है. लेकिन ये कब कंपेयर कर पाते हैं हम, जब हमने ये देखा कि बाकी अदर फैक्टर्स क्या हैं, कांस्टेंट है और रिमेन अनचेंज्ड है, और प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड फॉल हो रही है, वाइस वर्सा हमें रिलेशनशिप देखने को मिलता है. और ये न्यूट्रल है, कंज्यूमर अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंगली प्राइस को रिस्पॉन्स करता है. और ये जो एक्सप्लेनेशन है ये हमें एक्सप्लेन कैसे हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड से. ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन किया जा सकता है दो इंपॉर्टेंट एरियाज, दो फैक्टर्स. एक है आपका डिमांड शेड्यूल, दूसरा है आपका डिमांड कर्व. ठीक है, तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि कैसे हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है, एक कंज्यूमर बिहेवियर है, आपका जो बिहेवियर है, आपकी चॉइसेस है, सब कुछ चॉइसेस है, आपको चूज करना. आज आप यहाँ पे बैठ करके इसे अंडरस्टैंड कर रहे हो पेशेंटली, आपने इसे चूज किया. आप इसमें से रश करके छोड़ के चले जाओ, ये भी आपने चूज किया. क्वालिटी आपने चूज की या प्राइस आपने चूज किया, या आपको चॉइस करना है. ठीक है, तो एवरीथिंग इज अबाउट द कस्टमर्स या कंज्यूमर्स चॉइस. ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि भाई बहुत सारी चीजें हैं, और मेन जो हम देखने वाले डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल. डिमांड कर्व के ये लाइन जो दिख रहा है, तो डिमांड कर्व हमने क्या बोला, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिमांड शेड्यूल का या डिमांड फंक्शन का. हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे डिमांड फंक्शन क्या है. डिमांड फंक्शन जनरली ये फंक्शन है हमारी सारी चीजों का, जो प्राइस है, कमोडिटी का प्राइस है, रिलेटेड गुड्स का, सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सबका फंक्शन है. ठीक है, तो डिमांड कर्व क्या है, डिमांड कर्व हम देख रहे हैं ग्राफिक प्रेजेंटेशन किया हुआ है हमारे डिमांड शेड्यूल का. ठीक है, तो कर्व हमें क्या दिख रहा है, हर एक कर्व का हमें प्लॉटिंग दिख रहा है हमारा इस ग्राफ के ऊपर एक तरीके से. ठीक है, अब आप डायग्राम को देखें तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलता है, प्राइस एक हमारा इंडिपेंडेंट है, प्राइस इंडिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मार्केट डिसाइड कर रहा है प्राइस. तो प्राइस हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो वाई एक्सिस पे नजर आ रहा है हमें, और क्वांटिटी डिमांड जो हो रही है वो डिपेंडेंट है, वो एक्स पे दिख रही है. अब ये क्यों डिपेंडेंट है भाई, मैंने बोला प्राइस अगर कम हुआ आप तुरंत चले जाओगे मार्केट शॉपिंग करने, ऑफर का वेट करते हो, चले जाओगे. क्यों? क्योंकि ऑफर इसलिए आता है, प्राइस फॉल हो गई आप चले गए. तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और प्राइस क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया.
रटना मत प्लीज, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो हम देख रहे हैं डिमांड हमारा क्या हो रहा है, कर्व क्या हो रहा है, ये जो ग्राफिकल कर्व है ना ये डाउनवर्ड दिख रहा है हमें, डाउनवर्ड स्लोप होते हुए नजर आ रहा है, दिख रहा है आपको। जब हमारी प्राइस थी भाई से P1 तो डिमांड कितनी थी Q2 Q1, जैसे ही प्राइस गिर करके P2 हो गई तो डिमांड बढ़ गई, Q2 हो गई, प्राइस और गिर गया P3 पे आ गया तो डिमांड और बढ़ गई Q3 पे। सेटिस्फाइड होंगे, और इनवर्स रिलेशनशिप भी हम देख रहे हैं, तो आई बिलीव आपको ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो दो तरीके के डिमांड कर्व हो सकते हैं हमारे, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड कर्व। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इंडिविजुअल क्या होगा, जो ऑब्वियसली इंडिविजुअल का रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो चाहे इंडिविजुअल डिमांड कर्व है या मार्केट डिमांड कर्व है, हमें क्या दिख रहा है, डाउनवर्ड दिख रहा है एक तो, और दूसरा क्या दिख रहा है, आपका लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है। आप ध्यान से देखें, तो अगर आप स्क्रीन के अपोजिट भी बैठ करके अब इस सेशन को देख रहे हैं तो लेफ्ट से राइट में बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे वो रटते रह जाते हैं। अंडरस्टैंड कर लो ना कॉन्सेप्चुअली। तो आपको लेफ्ट से राइट की ओर नीचे, आप खुद ही देखो, जब आप बैठ रहे हो तो टॉप आपका लेफ्ट क्या हो गया, जो भी आपका लेफ्ट हो उससे नीचे की ओर जा रहा है, यानी लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है। इनवर्स रिलेशनशिप दिख रहा है, अपोजिट रिलेशनशिप दिख रहा है, निगेटिव रिलेशनशिप दिख रहा है, ठीक है। सो आई बिलीव आपको डिमांड का क्लियर हो चुका होगा। तो हम क्या देखने को हमें मिल रहा है कि ये जो स्लोप है लेफ्ट से राइट जा रहा है, और क्या दिखा, निगेटिवली स्लोप हो रहा है हमें, है ना, निगेटिव स्लोप दिख रहा है ना। और क्या दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है, कैंडी कर्व, स्ट्रेट लाइन कर्व दिख रहा है हमें, ऐसा नहीं कि डांस कर रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन कर्व जा रहा है, ठीक है। और ये जो डिमांड कर्व है हमें एक्सप्लेन कर रहा है लॉ ऑफ डिमांड को, जो ये दिखा रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में एक अपोजिट रिलेशनशिप है, एक निगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। सो आई बिलीव यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब इस पे कोई फीचर्स आ जाए तो उस पर आराम से आप 4-5 पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिमांड कर्व, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल क्या है भाई, ऑब्वियसली जो कर्व के जो टेबल है, जो चार्ट होगी हमारी, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी आप कब बाय करो, इतने प्राइस पे आपने कितनी क्वांटिटी बाय की, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स होंगी ये हमें होगी डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल में भी हमारे दो कैटेगरीज हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो है ये वो टेबल रिप्रेजेंट करेगा जहां पे एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की आपको बाइंग और की जो उनकी चॉइसेस हैं, उनका बिहेवियर है वो नजर आएगा। और वहीं पे मार्केट डिमांड शेड्यूल में आपको क्या नजर रहेगा, डिफरेंट कंज्यूमर, सारे कंज्यूमर के चॉइसिंग जो चॉइसेस हैं, उनका जो बिहेवियर है, बाइंग बिहेवियर है, वो नजर आएगा। क्लियर है। अब ये इन दोनों को क्विकली रीड कर लेते हैं हम, ताकि आपको जो है एक वर्डिक मिल जाए। Demand curve is a graphical representation of demand schedule or demand function. A demand curve for any commodity can be drawn by plotting each combination of price and demand on graph. Price, being independent variable, is taken on y-axis, and quantity demanded being dependent variable on x-axis. I believe you people are satisfied why the price is independent and why the demand is dependent. ठीक है। Demand curve which is downward sloping, ठीक है, demand curve which is downward sloping, we can see the individual demand curve and market demand curve. These both demand curves slope downward. We can see they are sloping from left to right, and they are sloping downward left to right, straight line, and indicating a inverse relationship between the own price of the commodity and its quantity demanded. आई होप आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं हो और आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी हो। चलिए डिमांड शेड्यूल देखते हैं। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल or a chart which shows the different quantity of commodity demanded at different prices in a given period of time. Demand schedule can be individual demand schedule or market demand schedule. So we can see that individual demand schedule is a table which shows different quantity of commodity that one particular consumer is willing to buy at different level of prices during a given period of time. However, the market demand schedule is a table showing different quantities of a commodity that all the consumers are willing to buy at different prices during a given period of time. Hope so far every concept is clear. ठीक है। तो एक ब्रीफ आइडिया कि भाई हमने देखा कि ये डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, उसके पीछे 5 रीजन है। सिर्फ मैं एक ब्रीफ हाईलाइट करूंगी, इसको सेपरेटली काफी डिटेल में कवर अप करेंगे, ठीक है।
क्या रीजन है इसके डाउनवर्ड स्लोप का? एक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आपको याद हो जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि कैसे आपकी खाने की क्षमता जो है पिज्जा में शुरू में एक्साइटेड होता है, बिल्कुल लगता है सब खा लेंगे, फिर धीरे धीरे आपकी खाने की कैपेसिटी फॉल करती है ना, राइट? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, चेंज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, कितने कंज्यूमर्स हैं, डिफरेंट यूजेस ऑफ कॉमोडिटी, इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ये सारे रीजन है डाउनवर्ड स्लोपिंग के डिमांड कर्व के। डोंट वरी, इसको काफी डिटेल में एक्सप्रेस करेंगे, सारी चीजें एक ही सेशन में नहीं कराना चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ पहले आपका बेस स्ट्रांग हो, फिर हम और एक्सपेंडेड लर्निंग पे जाए, ठीक है? नेक्स्ट जो है, क्या क्या एक्सेप्शन है, जैसे मैंने आईफोन का आपको एग्जांपल दिया, तो ऐसे कौन कौन से एक्सेप्शन हैं लॉ ऑफ डिमांड के? कॉन्स्पिशियस गुड्स हैं, गिवन गुड्स हैं, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज हैं आपके, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइसेस। हम लोग हमेशा ये मान के रखते हैं भाई हमारा कंज्यूमर जो है वो रैशनल है, बट एक्चुअली नॉट। तो इरैशनल कंज्यूमर्स, डिमांड फॉर नेसेसरीज एंड स्पेकुलेटिव गुड्स, तो इनको भी हम डिटेल में काफी अच्छे से कवर अप करेंगे कि कौन कौन से ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से नहीं चलते। यानी कि ऐसा नहीं हो कि प्राइस अगर बढ़ा हुआ है तो उसकी डिमांड कम हो, ऐसा नहीं है। दोनों डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करने लगते हैं, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, तो वो इस पर्टिकुलर एक्सेप्शंस को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। सो आई बिलीव आज अभी तक आपको जो सेशन है उसमें कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और सारे कॉन्सेप्ट्स को आपने काफी आराम से समझा हो। अगर ये सेशंस आपके लिए 0.1% भी वैल्यू एडिशन लेकर आ रहे हैं तो आप प्लीज अपने व्यूज एंड ओपिनियंस हमारे साथ शेयर करें, बिकॉज क्या लाइव सेशंस में इट्स इजी टू कैप्चर कि कौन से स्टूडेंट को कितना हेल्पफुल हो रहा है या कौन से लर्नर को एग्जैक्टली ये कितना हेल्पफुल हो रहा है, तो एक आइडिया लगता है। बट ऑनलाइन मोड में जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे आइदर बाय लाइकिंग द वीडियोस और शेयरिंग अ वर्ड्स इन अ कमेंट सेक्शन, वो आइडिया नहीं लगेगा कि हाउ मच इज दिस सेशन इज यूजफुल टू यू, ठीक है? तो अपने व्यूज एंड आइडियाज को हमारे साथ डेफिनेटली शेयर करें, और अगर ये सेशन आपको 0.1% भी वैल्यू एडिशन करे, ट्राई टू लाइक इट। सो कंटेंट आपने देखा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है। वीडियो को पॉज करके आप इसे रीड कर सकते हैं अगर आप हिंदी मीडियम के लर्नर हैं और हिंदी आपको कंफर्टेबल एज अ लैंग्वेज है, ठीक है? सो आई बिलीव आपको जो है इस सेशन से वैल्यू एडिशन मिला हो। नेक्स्ट सेशन में कुछ और नया सीखेंगे और एक्सपेंड करेंगे हमारी लॉ ऑफ डिमांड की लर्निंग को, तो हमारे साथ जुड़े रहें और इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।